हेलो बेटा लोग, सबसे पहले तो आपको 1 जनवरी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। आपका जो ये जो साल है बहुत अच्छा जाए, बोर्ड में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए और आप बहुत अच्छी प्रगति करो, ऐसी ही हम दिल से कामना करते हैं आपके लिए। तो बेटा जी, हम कर रहे हैं गाला का एक धमाकेदार रिवीजन। बेटा जी, हमने ना गाला के अंदर इकोनॉमिक्स का पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 ऑलरेडी खत्म कर दिया, ठीक है, ए से लेके ई तक। इवन मैंने क्या किया है, आपको एक पीडीएफ भी दिया हुआ है। अगर आपको याद नहीं है या तो आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो मैं आपको बता दूं, मैंने गाला का इकोनॉमिक्स का पेपर 1 और पेपर नंबर 2 का एक डिटेल पीडीएफ दिया हुआ है। मेरे थंबनेल, मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे थंबनेल में आपको दिख जाएगा, डाउनलोड वाला करके थंबनेल है, उसमें उस वीडियो को ऑन करना, उसकी डिस्क्रिप्शन में जाना, उसके अंदर क्लिक किया, फर्स्ट या सेकंड लाइन में आपको मिल जाएगा, फर्स्ट लाइन में क्लिक किया, वहां पे लिंक को क्लिक करना, पूरा आंसर आपके पास आ जाएगा। तो बेटा जाके उसको जरूर से डाउनलोड कर लेना। तो तुमको जो टाइम ढूंढने में, एग्जाम के अंदर जो आंसर ढूंढने में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, कैसे लिखते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम्स हो रही है, सारे आंसर को टाइम मतलब सारे आंसर ढूंढो, उसको याद करो, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पूरा एक ही साथ मिल जाएगा। तो ये जरूर से देखना और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर से शेयर करना ताकि उनको भी इसकी हेल्प मिल सके। तो बेटा जी, आज हम क्या करने वाले, आज हम करने वाले पेपर नंबर 3 ऑफ इकोनॉमिक्स, सेक्शन नंबर ई। तो हम सेक्शन नंबर ई करेंगे ताकि हमारा पेपर नंबर 3 भी हो जाएगा कंप्लीट। तो चलो विदाउट वेस्टिंग चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। टन 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 टन, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। बोलो मेरे साथ जोर से, जय श्री राम। ओके बेटा जी, तो इकोनॉमिक पेपर नंबर 3, इकोनॉमिक पेपर नंबर 3 हम कर रहे हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू कौन, मार्शल एंड रॉबर्टसन। ऑल्सो एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मनी विद इट्स एग्जाम्पल। तो बेटा मार्शल जो थे ना, मार्शल, तो उसने बोला था कि मनी क्या है, मनी इज दैट मीडियम विच इज यूज एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब मनी वो मीडियम है जिससे हम कुछ भी खरीद सकते हैं वो देके, ठीक है, मीन्स ऑफ एक्सचेंज, जिसके अंदर कोई भी प्रकार का डाउट या कोई भी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। अगर मैं आपको कोई चीज बेचूं, आप मेरे को पैसे दोगे, मैं उसको ऐसे ही हूँ क्या कर गिलोरी कहां से नहीं देखूंगा कि भाई ये सही है कि नहीं। मैं उसको कहीं बैंक को पूछने नहीं जाऊंगा कि भाई ये वाली नोट मैं लूं कि नहीं लूं। तो यहाँ पे जो मनी होता है ना, उसमें कोई डाउट नहीं होता, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। दूसरा, आप मेरे को रात के 3 बजे दो, सुबह के 6 बजे दो, कि रात के 11 बजे दो, सभी टाइम पे उसकी वैल्यू सेम रहती है, तो रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस। तो ये होता है मनी। तो मनी की डेफिनेशन कहाँ देखी, मनी की डेफिनेशन हमने देखी एज पर द रॉबर्टसन, जिसने सॉरी एज पर द मार्शल, जिसने बोला ये क्या है, मीन्स ऑफ एक्सचेंज है, जिसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, कोई टाइम या प्लेस कोई भी मैटर नहीं करता। ओके, रॉबर्टसन बोलता है कि व्हाट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, मतलब जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस, उसी को हम क्या मानते हैं, मनी मानते हैं। ठीक है, जो सभी एक्सेप्ट कर लेते हैं वो मनी होता है। तो 10 अगर इसको शॉर्ट में बोला जाए तो मनी क्या है, मनी परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मनी इज कॉल्ड मनी। मतलब मनी वो है दैट मतलब वो जो मनी का फंक्शन परफॉर्म कर सके उसी को आप क्या बोलोगे, मनी बोलोगे। जो भगवान का फंक्शन परफॉर्म कर सके वो क्या होता है, जो सबके जो दुख है वो हार ले, सबको खुशियां दे, वही भगवान होते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे मनी का भी ऐसे बोला कि जो मनी का काम करता है उसी को क्या बोलता है, मनी भाई बोलते हैं। कौन सा भाई बोलेंगे, मनी भाई। ओके, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मनी विद एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। तो टाइप्स ऑफ मनी के एग्जांपल्स हैं। तो अगर मैं बात करूं कि सिंस द टाइम ऑफ बार्टर सिस्टम, पहले बार्टर सिस्टम आया था, हाँ जी, फिर उसके बाद मनी इवॉल्व हुआ, हाँ जी। तो यहाँ पे अलग अलग चीजें इवॉल्व होती गई। ओवर द पीरियड मनी हैज इवॉल्व फ्रॉम सिंपल फॉर्म टू मॉडर्न बैंकिंग। अब हम इसमें देखते हैं कौन कौन सी मनी आई थी। तो सबसे पहले आया था कॉमोडिटी मनी। विच मनी, कॉमोडिटी मनी। कॉमोडिटी का मतलब क्या होता है, मतलब कोई कॉमोडिटी, कोई गुड्स जिसकी क्या होती है, हैव देयर वैल्यू देयर ओन। मतलब हम कि भाई ये मेरे पास क्या कॉमोडिटी, मेरे पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया, कोई बोलेगा मैंने मिल्क
प्रोड्यूस किया, कोई बोलेगा मेरे पास घी है, तो वो सब क्या होगा, कॉमोडिटी मनी होगी विच आर यूज एज अ मनी। जैसे कि हमारा व्हीट, राइस, सॉल्ट, कोई भी कॉमोडिटी का नाम लिख दो, वो कॉमोडिटी मनी होगी। फिर बोला कि नहीं नहीं कॉमोडिटी मनी नहीं, हम एनिमल मनी लेंगे। तो क्या करने लगे लोग कि यहाँ पे लोग है ना कॉमोडिटी को देख के एनिमल्स को हायर करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज दे आर वैल्यूएबल एंड यूजफुल, वो वैल्यूएबल भी होता है, उसका कुछ काम भी होता है, काम भी लगता है, इसलिए बोला कि अब से क्या होगा, एनिमल मनी होगा। लेकिन यहाँ पे उसका एग्जाम्पल कौन सा, ये सारे एनिमल्स के नाम लिख दो, दो तीन एग्जाम्पल लिख दो, हो गया। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि ये जो एनिमल होते हैं, ये जो मॉर्टल्स होते हैं, इनकी पर्टिकुलर लाइफ होती है, उससे ज्यादा नहीं जी सकते, इसलिए क्या आया, मेटल मनी आया। तो मेटल मनी का मतलब क्या होता है, कॉइन दैट मेड फ्रॉम द मेटल, जिसकी क्या होते हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू भी है। लेकिन इसमें क्या हुआ, जैसे कि ये हुआ हमारा गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन, लेकिन ये यूज किए जाते थे बाय द लिमिटेड सोसाइटीज और या तो लिमिटेड पीपल के द्वारा। इसीलिए बेटा यहाँ पे क्या हुआ, हमारा आया पेपर मनी। पेपर मनी क्या है, छोटे से लेकर बड़ा हर कोई व्यक्ति यूज किया जाए, ये हमने देखा। तो यहाँ पे पेपर मनी यूज इशू कौन करता है, इशू बाय द गवर्नमेंट। वैसे तो इसको प्रिंट कौन करता है, ये दैट इज इशूड बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट होता है। ठीक है, करेंसी कॉइन्स वो सब होता है, जैसे एग्जांपल 10, 50, 100, 500, 1000 रुपए के नोट्स। ओके, फिर आता है हमारा प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या होगा, ये हमारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, जिसको क्या होता है वहां पे कैश आपको कैरी करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कैशलेस ट्रांजैक्शन। क्या होता है, जहां पे कैश पिक्चर में नहीं आता, कैशलेस ट्रांजैक्शन। मगर उससे भी अब हम ऊपर आ गए, जिसको बोलते हैं इनविजिबल या तो ई मनी। क्या बोलते हैं, ई मनी। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा चेक है, बैंक डिपॉजिट, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, और अब तो सबसे फेमस है यूपीआई। यूपीआई मतलब गूगल पे। तो गूगल पे के थ्रू हम क्या करते हैं, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम इजीली, हम अगर 5 रुपए का भी पेमेंट करना हो तो तब तो क्या निकालते हैं, मोबाइल निकाल के गूगल पे कर देते हैं। वही तो होता है बैंकिंग मनी। ठीक है, तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि मनी क्या है, मनी वो है जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट की जाती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसा कि इसने बताया था। और ये इवॉल्व हुई है फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम कमोडिटी टू एनिमल, एनिमल टू मेटल, मेटल टू पेपर, पेपर टू बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से क्या हुआ, ये अभी इस तरह से ये मनी इवॉल्व हुआ है। ठीक, ओके। मेंशन द वेरियस इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी। बेटा जी इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी क्या है, हमको बताना है हेल्थ रिलेटेड इंडिकेटर। इंडिकेटर किसको बोलते हैं, इंडिकेटर बताते हैं जो पॉवर्टी की सिचुएशन बताए, द लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड द कंपोनेंट बताए, उसी को बोलेंगे हम इंडिकेटर। वेरियस फैक्टर शोइंग द पॉवर्टी, बहुत सारे फैक्टर जो क्या बताते हैं, पॉवर्टी को बताते हैं, उसी को हम बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं, बहुत यूजफुल होते हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि हमारे यहाँ पे पॉवर्टी क्या है या तो पॉवर्टी का लेवल क्या है। वो किस मदद से जान सकते हैं, हम इंडिकेटर की मदद से जान सकते हैं। ओके, विद यूज वी कैन नो द नेचर एंड द मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। हम किस प्रकार का नेचर है और उसको मेजर भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इंडिकेटर। व्हाट, बिकॉज ऑफ इंडिकेटर। ओके जी, तो ये तो था इंडिकेटर। लेकिन हमको बताना है हेल्थ रिलेटेड, तो हेल्थ रिलेटेड तो ये सारे पहले देखो, हम क्या बता देंगे, हमको ये बता देंगे इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी ये है। बट क्योंकि आपने स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड पूछा है, तो हेल्थ रिलेटेड इंडिकेटर के अंदर आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या होता है, इट रिफर टू एवरेज नंबर ऑफ ईयर a newly born baby is expected to live, उसी को बोलते हैं हम एवरेज, उसी को बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कि एक जो बच्चा जब जन्म होता है तो वो कितना जिएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा जी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बेटा 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 सुन मेरी बात, अगर है ना तू सिर्फ सुनेगा ना, सिर्फ सुनेगा तो कंटाल जाएगा। तू मेरे साथ बोलते जा, मेरे साथ बोलते जा, बोलते जा, बोलते जा, तेरे को अच्छे से लर्न हो जाएगा। ठीक है, ये कोई इकोनॉमिक्स खाली सुनने का सब्जेक्ट नहीं है, वरना आधे घंटे के अंदर 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम आपकी कैपेसिटी होगी, आप छोड़ के रख दोगे। हम प्रिपरेशन करें किसके लिए, 90%। अगर तू 90 प्लस के लिए तैयारी कर रहा हूं तो फिर 90 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी देखो चाहिए होगा। इसलिए क्या कर, मेरे साथ जोड़, मेरे साथ बोल, मेरे साथ बोलेगा, जितना इन्वॉल्व होगा उतना तेरा मगज तोड़ेगा। तो यहाँ पे हम कितना जिएंगे वो बताता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वेरियस फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जैसे हम किस प्रकार का फूड ले रहे हैं, किस प्रकार का हमारा क्लीननेस है, ड्रिंकिंग वाटर है, प्रॉपर हेल्थ सर्विस, ये बताता है कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगी कि कम होगी। पुअर पीपल क्या होते हैं, वो डिप्राइव हो जाते हैं इस फैसिलिटी से, जिसके कारण उसकी लाइफ क्या होती है, उनकी लाइफ हमेशा कम रहती है।
ओके, नेक्स्ट आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट का मतलब जब एक बच्चा है ना विद इन अ ईयर बोर्न होने के बाद विद इन अ ईयर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको बोलता है इन्फेंट मोर्टेलिटी। ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा कि ज्यादा होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा हेल्थ सर्विस, मदर का एजुकेशन, वोकेशनल, न्यूट्रिशन, स्टेटस ऑफ अ चिल्ड्रन। तो ये चिल्ड्रन के खान पान के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है इसका मतलब ये बहुत ही गंभीर समस्या का इशू है और यहाँ पे गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेने चाहिए क्योंकि वहाँ का सॉरी वहाँ का जो हेल्थ सेक्टर वो क्या है वो काफी पुअर है। अगर इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया के अंदर ऑन एन एवरेज कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ऑन एन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 68 ईयर्स। ठीक है, 68 है, इवन द लोअर देन द चाइना एंड श्रीलंका। ठीक है, तो ये बहुत कम है, चाइना और श्रीलंका से तो बहुत कम है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दिया जाए तो 39 वाज वेरी हाई, मतलब हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, तो हमको इस पर काम करना चाहिए। नेक्स्ट आता है मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, मेडिकल फैसिलिटी मतलब हमारे यहाँ पे डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, हॉस्पिटल्स वगैरह कितना है, अगर इसकी शॉर्टेज होती है ना तो ये हमारा हेल्थ सर्विस को जबरदस्त तरीके से तबाह करता है। पुअर मेडिकल हेल्थ सर्विस के कारण क्या होती है, पुअर्टी बढ़ती जाती है। अगर हम एक डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो वहां पे 6,000 लोगों के सामने एक डॉक्टर होता है। कितने डॉक्टर, 6,000 लोगों के सामने एक डॉक्टर। लेकिन वहीं पे हम डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो 350 के सामने एक डॉक्टर होगा। कितना, 350 के सामने, सोचो कि कहाँ पे 6,000 के सामने एक डॉक्टर, वहां पे 350 के सामने एक डॉक्टर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है कि एवरी ईयर यहाँ पे 1.7 करोड़ जो है ना पीपल वो डाई हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ क्रिटिकल इलनेस। तो दिस टाइप ऑफ क्रिटिकल इलनेस के कारण कितने लोगों की डेथ होती है, 1.7 लोगों की। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे कम डॉक्टर हैं, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है टू द डेवलप्ड कंट्री कंपेयर टू द डेवलप कंट्री। ठीक है, तो बेटा जी ये क्या था, ये था हमारा हेल्थ सेक्टर के ऊपर पहला पॉइंट जिसके अंदर देखा हमने मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, कौन सा सेकंड पॉइंट देखा, देखो पहला वाला लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दूसरा देखा मेडिकल सर्विसेज। अब तीसरे देखने जा रहे हैं वाटर फैसिलिटी। बेटा जी आप किस प्रकार का वाटर कंज्यूम करते हो वो बताता है कि आपकी हेल्थ कैसे रहेगी। अगर हम इंडिया की बात करें तो 63% ही लोग हैं जिनको ट्रीटेड वाटर मिलता है, बाकी तो क्या है 8.67% अनट्रीटेड वाटर लेते हैं। बाकी का ये जो 67 कितना 67% लोग ऐसे हैं जो कोई भी पानी पी लेता है, मतलब वो वेल का पी लेंगे, हैडपंप का पी लेंगे, रिवर पॉन्ड उनका किसी का भी पी लेंगे। अरे ऐसा थोड़ी होता है, आपको वो देखना पड़ता है कि पानी का लेवल क्या है, पानी में न्यूट्रिशन कितना है, वो सब देखना पड़ता है। लेकिन क्या हो, कोई ऑप्शन नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। अगर यहाँ पे अगर लेक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग, अगर ड्रिंकिंग वाटर सेफ नहीं हुआ तो क्या होगा, वाटर बॉर्न डिसीज होगी, फिर वर्सनिंग हेल्थ कंडीशन हो जाएगी एंड इंक्रीज पुअर्टी। ठीक है, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर सर्विसेज। प्रोविजन फॉर सर्विसेज का मतलब क्या था, सॉरी प्रोविजन ऑफ टॉयलेट। प्रोविजन ऑफ टॉयलेट का मतलब क्या था, टॉयलेट एक प्रेम कथा, अक्षय कुमार की मूवी आई थी, आपने देखी थी। ओके, तो बेसिकली क्या था, टॉयलेट एक प्रेम कथा के अंदर वो गांव गांव के अंदर वहां पे टॉयलेट वगैरह खुलवाते हैं। तो बेटा जी यहाँ पे बेसिक यहाँ पे फैसिलिटी क्या है, यहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा 70% लोग क्या है वो रहते हैं विलेज के अंदर और वहां पे अधिकतर के पास क्या होता है, टॉयलेट नहीं होता है, जिससे क्या होता है कंटीजियस एंड वाटर बोर्न डिसीज का हमेशा 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 खतरा बना रहता है। इसलिए बोलता है कि क्लीननेस एंड टॉयलेट फैसिलिटी आर बहुत गुड होती है हेल्थ के लिए। अगर हम ऐसी नॉर्मल बात करें तो नॉर्मल बात, अगर एक हाउसिंग विद टॉयलेट फैसिलिटी कितनी है इंडिया में 60%, और हाउसिंग विदाउट टॉयलेट फैसिलिटी कितनी 34%। ऐसे हाउस है जहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, बोलो लोगों की क्या हालत हो रही होगी। लेकिन टॉयलेट फैसिलिटी क्या होता है, यहाँ पे पुअर सैनिटेशन होता है, इलनेस होता है, लो प्रोडक्टिविटी होती है, अल्टीमेटली क्या होता है कंट्रीब्यूट टू द पुअर्टी, और ये पुअर्टी को कंट्रीब्यूट करता है। ओवरऑल कंक्लूजन अगर बात करें हम हेल्थ से रिलेटेड, अगर ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमने हेल्थ का देखा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की कमी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी हाई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो, पुअर मेडिकल फैसिलिटी, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, लेक ऑफ टॉयलेट फैसिलिटी, क्लोज लिंक विद द पुअर्टी। तो ये क्या होता है, इससे क्या होगा, पुअर्टी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है। इंप्रूव हेल्थ एंड सैनिटेशन सर्विस से क्या होता है, पुअर्टी कम होती है, सो सिंपल। ठीक है,
व्हाट इज पॉपुलेशन पॉलिसी एंड मेजर टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। बेटा जी पॉपुलेशन पॉलिसी क्या होता है, बताओ ना प्लीज, पॉपुलेशन पॉलिसी क्या होता है। पॉपुलेशन पॉलिसी का मतलब होता है जो हमारे जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है उसको कम करता है, जो क्या करता है लोगों को अवेयर करता है, लोगों को गाइडेंस पहुंचाना, वही काम होता है पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि बढ़ती आबादी को देख के गवर्नमेंट को बोलते हैं कि कुछ तो एक्शन लेंगे। बोले क्या ले, तो हम क्या करेंगे, टू ब्रिंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या करेंगे, हम रिक्वायर्ड लेवल पे लेके आएंगे। बहुत ज्यादा हाई है उसको हम क्या करेंगे, कम करने की कोशिश, उसी को बोला जाता है पॉपुलेशन पॉलिसी। इंडिया ने फर्स्ट टाइम अडॉप्ट की थी पॉपुलेशन पॉलिसी, और ये जो पॉलिसी थी ये आया था, इसका जो चेयरमैनशिप किसका था, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, स्वामी अब्बलम स्वामी। तो एम एस स्वामीनाथन ने फर्स्ट टाइम इन्होंने हमको चेयरमैन का वो अवार्ड दिया था। चेयरमैन कमेटी वाज सेट अप विद न्यू पॉलिसी 2000 अंडर द चेयरमैन। तो न्यू पॉलिसी जो सेटअप हुई, उसमें एम एस स्वामीनाथन को मेन बंदा रखा था एज अ चेयरमैन। ओके, the resources measure in the policy population policy will result, इससे क्या फायदा हुआ, इससे सोशल वेलफेयर फैला, अवेयरनेस फैली एंड अगेंस्ट द ग्रोथ, और जैसे कि हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ भी कम हुआ। ठीक है, तो देखो ये था अबाउट द पॉपुलेशन पॉलिसी। क्या, पॉपुलेशन पॉलिसी। ओके, अब ये मेन जो क्वेश्चन आ रहा है, मेजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन। अब गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स लिए थे टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। ओके, एक मिनट रुको। तो बेटा जी हमने क्या देखा, हमने देखा पॉपुलेशन पॉलिसी। पॉपुलेशन पॉलिसी का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, ग्रोथ रेट जो पॉपुलेशन में हो रहा है ना उसको रिक्वायर्ड लेवल पे लेके आओ, उसको कम करो, जिसको ही बोलते हैं पॉपुलेशन पॉलिसी। और इंडिया क्या था, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने ये पॉपुलेशन पॉलिसी लाई थी। ये पॉपुलेशन पॉलिसी किसके अंतर्गत आई थी, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन उसके चेयरमैन थे। कौन क्या था, उसके चेयरमैन। जिससे क्या होता है, ये यहाँ पे हम जो भी मेजर्स लेते हैं उसके कारण सोशल अवेयरनेस फैलता है, सोशल वेलफेयर फैलता है, लोगों में अवेयरनेस आता है अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ओके। हमने कौन कौन से मेजर्स लिए टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, हमने लिया मास एजुकेशन अवेयरनेस। हमने क्या फैलाया, मास एजुकेशन अवेयरनेस, जिसके अंदर लोगों तक हमने ये अवेयरनेस फैलाई। पीपल शुड मेड अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ छोटा फैमिली, छोटी आता था पहले एडवर्टाइजमेंट, छोटी फैमिली बड़ी सुखी फैमिली। तो यहाँ पे स्मॉल फैमिली थ्रू द एजुकेशन, मीडिया, एक्सपर्ट लेक्चर देख के, प्लेज, सॉन्ग, सोशल प्रोग्राम्स वगैरह चला के हम इसके बेनिफिट बताएंगे। पॉपुलेशन 2000 इंफेसिस वुमन को अपलिफ्ट कर, जितनी वुमन समझदार होगी वो समझेगी कि हाँ भाई छोटी फैमिली इज द ग्रेट फैमिली। एज अ एजुकेशन इज कंसिडर्ड मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है जी। सेकंड, इफेक्टिवनेस ऑफ फैमिली प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाएंगे। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वेयर इम्प्रूव बाय इंक्रीजिंग द अवेयरनेस, सर्विसेज, इंसेंटिव देंगे एंड बाय मेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव इजिली अवेलेबल। तो यहाँ पे हम है ना, यहाँ पे फैमिली प्लानिंग को इंप्रूव करेंगे, अवेयरनेस सर्विसेज वगैरह देखें। नेक्स्ट, पॉपुलेशन पॉलिसी जो हमने ऊपर दी थी उसमें गिव लेस इंपॉर्टेंस टू द स्टरलाइजेशन एंड फोकस मोर ऑन प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी। बेटा ये प्रेगनेंसी ही ना हो, उसको ही हम क्या करेंगे, अनवांटेड प्रेगनेंसी को हम होने नहीं देंगे। तो यहाँ पे इफेक्टिवनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के ऊपर फोकस किया। नेक्स्ट है जो एज ऑफ मैरिज है उसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। क्यों, क्योंकि जो लो एज होती है, अप टू 30 ईयर एज होती है, उसके अंदर फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा होती है, और 30 ईयर के बाद फर्टिलिटी रेट क्या होती है, कम होने लगती है। और हम क्या करेंगे, दूसरा राइजिंग द स्टेटस ऑफ वुमन का स्टेटस हम रेज करेंगे। तो यहाँ पे 18 टू 20 इयर्स की एज कर देंगे, और हम यहाँ पे एजुकेशन देंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देंगे, किसको, वुमन को, दैट हेल्प देम टू कंट्रोल द फैमिली साइज। नेक्स्ट आता है इंसेंटिव एंड डिसइंसेंटिव्स। मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है, फाइनेंशियल बेनिफिट देती है फॉर स्टरलाइजेशन एंड एनकरेज करती है फैमिली प्लानिंग को। डिसइंसेंटिव कैसे देती है, बेटा जी डिसइंसेंटिव के अंदर अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे, तो जो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे जितने भी बच्चे हों, ठीक है, तो बच्चे 2 ही अच्छे, उससे ज्यादा ना करें। तो जितने भी 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको क्या दिया जाएगा, उनको उनकी जो राइट्स है रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। जैसे आप वोट नहीं दे सकते, लोकल इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, ठीक है, अगर इफ यू हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन। ठीक है जी, ओके। कंट्रीज लाइक चाइना ने क्या किया, डिस्करेजिंग मेजर को अडॉप्ट किया था टू कंट्रोल द ग्रोथ।
ओके, एक्सपांशन इन मेडिकल सर्विस एंड ग्रोइंग इफेक्टिवनेस। हम क्या करेंगे, एक मेडिकल सर्विसेज को एक्सपांड करेंगे। यहाँ पे इंप्रूवमेंट इन द मेडिकल सर्विसेज हैज रिड्यूस द डेथ रेट। तो यहाँ पे डेथ रेट कम होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी क्या होती है, कम होती है। क्या होता है, जब डेथ रेट ज्यादा होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होते हैं, तो फिर ये सोच के भी लोग बच्चे ज्यादा करते हैं कि अगर सपोज एक ही बच्चा है और उसकी डेथ हो गई, तो अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम दूर कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे लोग अपने जो बच्चे हैं वो कम प्रोड्यूस करेंगे। बेटर मैटरनिटी केयर देंगे, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाएंगे, अवेयरनेस और लाइक एड्स वगैरह, कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस एंड कम्युनिकेबल मतलब जो फैलती हुई डिसीज होती है, हेल्प इन स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। तो उसको क्या करेंगे, वो पॉपुलेशन के ग्रोथ को रोकेगी। तो बेटा जी इसी के साथ हमारा क्या खत्म होता है, मेजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन खत्म होता है। ठीक है, कौन कौन सा देखा, एजुकेशन अवेयरनेस फैलाओ, फैमिली प्लानिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दो, मैरिज की एज बढ़ाओ, वुमेन का स्टेटस बढ़ाओ, इंसेंटिव्स दो और डिसइंसेंटिव्स भी करो, मेडिकल सर्विसेज दो एंड ग्रोथ एंड ग्रोइंग इफेक्टिवनेस। अगर हम अगर इसका कंक्लूजन देखें तो यहाँ पे पॉपुलेशन पॉलिसी क्या करती है, कंट्रोल करती है पॉपुलेशन ग्रोथ को एंड इंप्रूव करती है सोशल वेलफेयर को। मेजर्स की जैसे हमने जो ऊपर देखे, जैसे एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, रेज ऑफ एज, जिसके कारण क्या होता है, पॉपुलेशन कम होती है। वुमेन को एम्पावरमेंट करो, मेडिकल सर्विसेज करो, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पॉपुलेशन कंट्रोल का। दस पॉपुलेशन पॉलिसी क्या करती है, पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकती है और उसको एंड प्रमोशन नेशनल डेवलपमेंट और नेशनल लेवल को प्रमोट किया जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट डिस्कस इन डिटेल द जेंडर रेशियो, मतलब नंबर ऑफ फीमेल पर 1000। अब ये जेंडर रेशियो का क्या है, तो जेंडर रेशियो मतलब ये ऊपर लिख दिया इसने ऑलरेडी। जेंडर रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 ऑफ मेल, इट इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। उसको क्या बोलेंगे, सेक्स रेशियो भी बोलेंगे, या तो फीमेल मेल रेशियो बोलेंगे, फीमेल मेल रेशियो बोलेंगे। अब ये इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर रेशियो क्या, अगर बेटा जी जो जेंडर रेशियो थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लो रेशियो क्या करता है, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लाइक मैरिज, फैमिली एंड रिप्रोडक्शन। फैमिली कैसे, मैरिज कैसे होगी, फैमिली कैसे होगी, रिप्रोडक्शन कैसे होगा। जेंडर रेशियो इन इंडिया की बात किया जाए तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे इन डेवलप्ड कंट्री नंबर ऑफ फीमेल इज मोर देन पर 1000 मेल। अगर डेवलप्ड कंट्री की बात की जाए तो वहाँ पे फीमेल ज्यादा एज कम्पेयर टू मेल। मगर हमारे इंडिया की बात की जाए तो एक्सेप्ट केरला, हमारे यहाँ पे क्या है, हर एक जगह पे लो फीमेल मेल रेशियो है। अगर हम स्टेट वाइज की बात की जाए तो केरला इज द हाईएस्ट जेंडर रेशियो, वहीं पे हरियाणा जो है ना लो फीमेल रेशियो, केरला के अंदर 1084 ये आपके एग्जाम में आता है और हरियाणा के अंदर 879 आता है। ठीक है, रीजन फॉर द लो जेंडर रेशियो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए भी होता है कितनी बार कि यहाँ पे स्टेटस ऑफ वुमन लो, जो वुमन का स्टेटस है वो कम माना जाता है। यहाँ पे निग्लेक्ट ऑफ गर्ल इन न्यूट्रिशन, वो जो बच्चे होते हैं, जो लड़कियां होते हैं उसमें न्यूट्रिशन देना, उनको हेल्थ को ध्यान में नहीं रखना, उनको एजुकेशन में देना, और सबसे इंपॉर्टेंट आता है डाउरी सिस्टम। हमको डाउरी सिस्टम होना ही नहीं चाहिए, उल्टा उल्टा होना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी लड़की दे रहे हो तो लड़के वाले को डाउरी सिस्टम देना चाहिए। भाई अगर आपके घर से मैं कोई चीज, आपकी कीमती चीज ले रहा हूँ तो उसके सामने क्या देना चाहिए, उसको पैसे देना चाहिए। हमारे यहाँ पे नियम ही गलत चल रहा है। तो यहाँ पे डाउरी सिस्टम होना चाहिए। ये जो अर्ली मैरिज होता है, जिसके कारण भी क्या होता है, अर्ली मैरिज के कारण लड़के प्रेग्नेंट जल्दी होती है और जिसके कारण क्या होता है, उनकी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ एंड फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ से उनकी हेल्थ इशू खराब हो जाती है, जिससे क्या होता है, वो उनकी डेथ हो जाती है और मेल फीमेल रेशियो बिगड़ जाता है। प्रेफरेंस फॉर द मेल चाइल्ड के चक्कर में क्या होता है, हम जो लड़कियां होती हैं उनको कम वेटेज देते हैं। ओके, तो रीजन फॉर द लो जेंडर रेशियो। रोल ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि इंप्रूवमेंट इन द मेडिकल साइंस लीड टू मिसयूज ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पे क्या होता है, जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है तब वहां पे लोग क्या करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन करके ये पता लगा लेते हैं कि मेल है कि फीमेल है, और फिर क्या करते हैं, उसका फोर्टिसाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट ने ये जो है ना, ये सेक्स डिटर्मिनेशन वो स्ट्रिक्टली ना बोला हुआ है। आप कोई भी गायनेक के वहां जाओगे तो वहां पे स्ट्रिक्टली लिखा होता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ पे नहीं किया जाता। ओके, ट्रेंड्स इन इंडिया, अगर इंडिया की ट्रेंड की बात की जाए तो जेंडर रेशियो कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग हो रहा है 2001 से 2011 के बारे में। 11 में अ स्लाइट इंप्रूवमेंट वाज सीन टू द प्रोग्राम ऑफ बेटी बचाओ, और जो हमने बेटी बचाओ का प्रोग्राम चलाया था उसके अंदर भी क्या हो रहा है, जिसके कारण बेटी बचाओ और लड़कियों की जो बोर्न है वो भी इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स।
सिचुएशन अगर गुजरात की बात की जाए, क्योंकि हम गुजरात में पढ़ रहे हैं, तो गुजरात की बात की जाए तो कंटिन्यूअसली यहाँ हमारा गुजरात का जो सेक्स रेशियो बहुत ही खराब है, डिक्लाइन होते जा रहा है 1901 से लेकर 2000 क्या कॉजिंग सोशल एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स हमको फेस होती जा रही है। क्या होती है? सोशल एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स आती जा रही है। गवर्नमेंट मेजर्स, गवर्नमेंट को इसके लिए क्या करना चाहिए? तो गवर्नमेंट शुड बैन, ये तो मैंने आपको बता दिया, सेक्स डिटर्मिनेशन, बट इम्प्लीमेंट हैज रिमेन वीक इन मैनी स्टेट्स। बट ये क्या हुआ? पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आज भी कई जगह पे वहाँ बोर्ड पे तो लिखा होता है, लेकिन वो डिटर्मिनेट करते देते हैं, डॉक्टर वैसा करता है, सेक्स डिटर्मिनेशन करता है। कंक्लूजन अगर बात की जाए तो ये जो जेंडर रेशियो है रिफ्लेक्ट करता है डीप रूट सोशल इश्यूज। ये जो जितना सेक्स रेशियो हमारा बिगड़ेगा, जितना हमारा मेल फीमेल रेशियो बिगड़ेगा, उतने ज्यादा फैमिली सोशल इश्यूज बढ़ते जाएंगे। और इससे क्या होगा? अवेयरनेस एंड वुमन एम्पावरमेंट एंड स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ लॉ आर नेसेसरी टू इम्प्रूवमेंट। तो हमको क्या करना चाहिए? इसके लिए अवेयरनेस फैलानी चाहिए, वुमन को एम्पावर करो एंड लॉ को इससे स्ट्रिक्ट करो कि सबको ये फॉलो करना पड़े। ठीक है, तो ये था हमारा जेंडर रेशियो के ऊपर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन मतलब क्या होता है? चलो चले मितवा कहीं मीठी मीठी रातों में, तो चलो चले मितवा मतलब कहीं पे हम जाते हैं मतलब मूवमेंट ऑफ अ पर्सन होता है, वन प्लेस टू अनदर होता है, अवे फ्रॉम द नेटिव। ऐसा नहीं बाजू में 5 किलोमीटर घूम के आ गए, आप अपने नेटिव प्लेस से विद इन इंडिया या तो आउटसाइड इंडिया मूव करते हैं। सर किसके लिए? वैकेशन, अभी विंटर वैकेशन बनाने? नहीं, हम जाएंगे जॉब के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए, बिजनेस के लिए। क्या? 3 पर्पज के लिए, जॉब के लिए, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि हम अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हैं, फॉर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्या टेम्पररी बेसिस पे 6 महीने के लिए? नहीं, परमानेंट बेसिस पे। जब हम परमानेंट बेसिस पे हमारे नेटिव प्लेस से विद इन इंडिया या तो आउटसाइड इंडिया पे शिफ्ट हो जाता है जॉब करने, ऑक्यूपेशन, बिजनेस करने के लिए, तो उसी को बोला जाता है माइग्रेशन। माइग्रेशन बेसिकली बेटा जी 2 प्रकार का होता है, प्लेस बेस्ड माइग्रेशन एंड रीजन बेस्ड माइग्रेशन। प्लेस का मतलब होता है इंटरनल, इंटरनेशनल, एंड रीजन का मतलब होता है पुल फैक्टर एंड पुश फैक्टर। अब यहाँ पे हमको पूछा है टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, मतलब ये टाइप्स ऑफ माइग्रेशन को ही हमको नीचे डिटेल में बताना है। तो चलो देखते हैं। इंटरनल नाम ही सजेस्ट करता है। सबसे पहले प्लेस बेस का मतलब क्या था? प्लेस का मतलब जियोग्राफिकल बाउंड्रीज से रिलेटेड है, ठीक है, इज कॉल्ड प्लेस बेस्ड माइग्रेशन। क्या है? ये बाउंड्रीज से रिलेटेड आता है। यहाँ पे इंटरनल माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है। इंटरनल का मतलब क्या होता है? विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री होता है, तो वो इंटरनल माइग्रेशन होता है। जब आउटसाइड हम हमारी कंट्री के बाहर जाके माइग्रेट होते हैं तो उसको इंटरनेशनल बोलता है। ठीक है, जैसे कि वो बंदा है गुजरात से जा रहा है बॉम्बे, मुंबई से गई पूना, पूना से गई पटना, पटना से गई दिल्ली, फिर भी न मिला सजना। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे या तो एक सिटी से दूसरी सिटी पे क्या करते हैं? घूमता रहता है। इंटरनेशनल माइग्रेशन मतलब क्या होता है? फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री के ऊपर माइग्रेट होना। जैसे हम अपने बिजनेस के लिए कहाँ चले जाते हैं? यूएस चले जाते हैं, यूके चले जाए, ऑस्ट्रेलिया चला जाए, इंग्लैंड चले जाए। ओके, उसी को क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल माइग्रेशन बोला जाता है। अब आता है नेक्स्ट, ये दो हो गए हमारे, और अब आता है रीजन बेस। रीजन बेस मतलब कोई कारण। ये क्या होता है? कारण क्या होता है? इज अ रीजन, माइग्रेशन इज बेस्ड ऑन रीजन, जिसको हम बोलते हैं रीजन बेस्ड माइग्रेशन। ओके, यहाँ पे क्या आता है? पुल फैक्टर, पुश फैक्टर। कहेगा पुल फैक्टर, पुश फैक्टर। पुल फैक्टर मतलब क्या होता है? जो हमको आकर्षित कर, जो हमको खींच रहा है, मुझे खींच जाए कोई दूर तेरी और तेरी और। तो यहाँ पे कोई डोर हमको आपकी अपनी अपनी तरफ खींचती है। मगर मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कोई ऐसी लाइफस्टाइल है, जैसे हम कोई गांव में रह रहे हैं ना, तो वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन है ना, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी, और वहीं से सपोज 100 किलोमीटर दूर पे एक अच्छी सी सिटी है जहाँ पे मेडिकल भी है, जहाँ पे एजुकेशन भी है, जहाँ पे सारी सुख सुविधा है, तो हम क्या करेंगे? वहां पे आकर्षित होंगे। तो उसी को बोला जाता है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर का मतलब क्या होता है? जनरली ये विलेजेस है मूव करते हैं कहाँ पे? सिटीज के अंदर। क्यों? फॉर बेटर एजुकेशन, हेल्थ के लिए। यहाँ पे क्या होता है? सर्विसेज, वहाँ पे एजुकेशन मिलेगा, हेल्थ मिलेगा, सर्विस मिलेगा, ट्रांसपोर्ट मिलेगा, कम्युनिकेशन, जॉब, बिजनेस अपॉर्चुनिटी सारे। क्यों ना जाऊं मैं? बोलो। ठीक है, इसलिए लोग क्या करते हैं? माइग्रेट हो जाते हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन। माइग्रेशन टू अदर कंट्रीज, कितनी बार हम खाली हमारे यहाँ मतलब लोकल नहीं, हम क्या करते हैं? आउटसाइड कंट्री भी क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं। तो उसी को बोला जाता है पुल फैक्टर माइग्रेशन। और नेक्स्ट आता है पुश फैक्टर। पुश फैक्टर मतलब मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाना चाहता हमारी इस गली को छोड़ के, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे बहुत हड़दंग कर रहे हैं, वो बहुत चिल्लाते हैं, आए दिन एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, तो मेरे को नहीं रहना।
तो वैसे तो मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या हो रहा है, कंपल्सन ऑफ फोर्स, हमको यहाँ से निकलवाया जा रहा है, हमको यहाँ पे फोर्स किया जा रहा है कि मैं ये छोड़ के चले जाऊँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है, दैट इज वाई वी आर मूविंग टू सिटीज। तो हम यहाँ पे रहना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, और तो जिसके कारण क्या होता है, हम वहाँ पे दूसरी जगह अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ तो क्या कितनी बार राइट के कारण भी होता है, कितनी बार कोई चोर चपाटी भी वहाँ पे होती रहती है उस एरिया में, तो हम उस एरिया को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। कंक्लूजन की अगर बात करें, तो कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे माइग्रेशन क्या होता है, प्लेस एंड रीजन बेस्ड। प्लेस के अंदर हमने देखा इंटरनल इंटरनेशनल, रीजन के अंदर जो हमारा अट्रैक्शन मतलब पुल फैक्टर पुश फैक्टर, दस माइग्रेशन डिपेंड ऑन द लोकेशन, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम माइग्रेट होंगे कि नहीं होंगे। ओके, गिव द मीनिंग ऑफ द माइग्रेशन एंड डिस्कस द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन। हमने मीनिंग ऑफ माइग्रेशन तो ऑलरेडी देख लिया, अब हम देखते हैं पॉजिटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन क्या होगा भाई, माइग्रेशन से क्या फायदा होगा बेटा, कि जहां माइग्रेट होंगे ना वहां पे क्या होगा, क्योंकि लोग ज्यादा आएंगे, लोगों को फैसिलिटीज मिलेगी, वहां पे नए रोड्स, नए डैम, नए सड़क, सब कुछ डेवलपमेंट होगा, तो ये तो फायदा होता है। तो पॉजिटिव इफेक्ट आर ऑफ डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, इंडिविजुअल फैमिली, सोसाइटी एंड द नेशन इज बेनिफिशियल। किसको बेनिफिट मिलता है, इंडिविजुअल फैमिली, सोसाइटी और एज अ होल नेशन को भी फायदा मिलता है जब हम माइग्रेशन करते हैं। तो सच फैक्टर कौन कौन से, पहला है ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, मतलब इनकम में बढ़ोतरी। कैसे इनकम में बढ़ोतरी होती है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ माइग्रेशन, हम माइग्रेशन क्यों करते हैं, हम क्या वहाँ पे कोई क्या कोई गिल्ली डंडा खेलने जाते हैं, कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट देखने नहीं, हम अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने जा रहे हैं, हम अपनी इनकम को बढ़ाने जा रहे हैं। तो ऑफकोर्स वी विल अर्न हायर। अगर हम ज्यादा अर्न करेंगे तो हमारी जो फैमिलीज जो बैठी हुई है कहाँ पे, रूरल के अंदर, हम बोलेंगे भाई माता जी अब आपको टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं, पापा अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से आपको हर महीने क्या करूंगा, पैसे भेजूंगा। तो यहाँ पे माइग्रेशन के अंदर क्या होता है, मेजर पार्ट ऑफ द इनकम कहाँ भेजते हैं, वो अपनी फैमिली जो विलेज में रह रही है उनको भेजते हैं, जिससे वो जो विलेज वाले जो लोग हैं उनकी लाइफ क्या होती है, उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आता है। ठीक है, पार्ट ऑफ द वो उस इनकम पहले अपनी लाइफ को सुधारता है, और वो जो इनकम आती है उसको इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, एग्रीकल्चर, जिससे क्या होता है, उसका एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन एंड उसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या होती है, बढ़ती है। अगर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ और भी बेहतर होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे माइग्रेशन ऑल्सो इन्वेस्ट बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ग्रोथ ऑफ एग्रो फॉरेस्ट बिजनेस में इन्वेस्ट करें, या तो एग्री इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इससे हमारा ग्रोथ ऑफ इनकम होता है। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जी जब हम इंटरनेशनल माइग्रेशन, जब हम जैसे हम कहाँ गए, यूके में गए, यूके में गए, वहां पे बहुत सारा पैसा कमाया और इंडिया में भेजा, जिससे क्या हुआ, इंडिया के अंदर पैसा आएगा, हाँ जाएगा। यहाँ पे माइग्रेशन सेंड रेमिटेंस टू द फैमिलीज इंडिया, हाँ। इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ट्रेड में इन्वेस्टमेंट करता है, इंडस्ट्रीज, जिससे क्या होता है, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने लगता है। हायर फॉरेन एक्सचेंज के कारण क्या होता है, जब इंडिया के पास बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज ऐसे ही आता रहेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। जिसके कारण क्या होगा, आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 माइग्रेशन इंक्रीज एंड बूस्टेड देयर फॉरेन एक्सचेंज इनकम। लोग ज्यादा से ज्यादा माइग्रेट करने लगे और वहां पे जाके बहुत सारा पैसे यहाँ पे भेजने लगे। इंडिया गोइंग अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन ब्रिंग बैक स्किल, जो अगर बच्चे हैं हमारे, जैसे आप में से भी कुछ बहुत सारे लोग होंगे जो क्या सोच चुके हैं, सर मैं आफ्टर द 12 कनाडा जाऊंगा, मैं आफ्टर द 12 ये स्टडी के लिए जाऊंगा। तो आप जब वो स्टडी करने के लिए वहां जाते हो, वो स्टडी कंप्लीट करते हो, तो वहां से वो नॉलेज सीख के लेके आते हो इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे भी वो क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट फैलता है। समझ गए? तो यहाँ पे क्या होगा, वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी डेवलप होगी। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ते हैं, किसके ऊपर, इंडिविजुअल एज अ होल, फैमिलीज एंड नेशन के ऊपर भी पड़ता है। ये क्या करता है, इनकम बढ़ाता है, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और स्पेशली रूरल हाउस होल्ड की बढ़ाता है। माइग्रेशन ऑल्सो बूस्ट एग्रीकल्चर, बिजनेस एक्टिविटी एंड सोशल एक्सचेंज अर्निंग्स को इंक्रीज करता है। दस माइग्रेशन क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल डेवलपमेंट का। ओके बेटा जी, इसी के साथ हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर जो सॉरी पेपर नंबर 3 सेक्शन नंबर ई, वो हमने डिटेल मैनर में कंप्लीट किया। आई होप आपको मजा आया होगा पढ़ के, और अच्छा लग रहा है लेक्चर, तो प्लीज उन सब के साथ जरूर से शेयर करें जिनको इसकी आपसे भी ज्यादा जरूरत है। तो क्या कीजिए वीडियो को, अगर एक आप मेरे को ये भी बताते जाना कि आपको वीडियो कैसे लग रहा है कैसे नहीं, कमेंट में जरूर से लिखना। दूसरा, आपकी तैयारी कैसे चल रही वो बताइए।
तीसरा ये वीडियोस जो है ना, इसके पीडीएफ आंसर्स मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, तो वो पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के उसको रखिए सामने और फिर सुनिए, क्या मजा आएगा, आपको लगेगा कि सर नेक्स्ट लेवल तैयारी हो रही है। ठीक है, आपकी तैयारी ऐसी ही चलती रहे, बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती रहे, ऐसे मेरे अगेन वंस अगेन शुभकामना आप सभी को। हैप्पी 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 न्यू ईयर। और बेटा जी, इस चैनल को, इस पीडीएफ को, इस आंसर्स जो आ रहे हैं उसको दूसरों के साथ भी जरूर से शेयर करना, ताकि उनका भी क्या होगा, ग्रोथ होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।